5 जुलाई 1977 तल्ख माजी का एक स्याह तरीन बाब कि जब एक आमिर ने धांधली के इल्जाम में मुंतखब हुकूमत को चलता किया तो 90 दिन में जमहूरियत की बहाली का वादा अगले 11 बरसों तक ईफा ना हो सका। धांधली की साजिश ने भुट्टो से तख्त ही नहीं खींचा बल्कि तख्तादार पर जिंदगी भी छीन ली। कामयाब साजिश के इसी 11 साल इक़्तिदार में आज के वज़ीर आज़म मैदान सियासत में वारिद हुए। माजी के डसे हम लोग आज भी खुद ही शिकारी और खुद ही शिकार हैं। आज 70 बरस बाद भी मुल्क का वजीर आजम कठपुतलियों के खेल पर नाला दिखाई दे रहा है। 2 बार महलाती साजिशों में इक़्तिदार गंवाने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने तीसरे दौरे इक़्तिदार में भी नादीदा कुव्वतों से शाकी दिखाई दे रहे हैं तो उनकी साहबजादी भी वालिद की हम जबान दिखाई दे रही हैं। ऑफशोर कारोबार पर जवाब दे मरियम नवाज 2 घंटे पेशी के बाद जब मीडिया पर आ जाएं तो बड़े खुले वाशगाफ अल्फाज में न सिर्फ साजिशों का पता दे रही थी बल्कि मनसूबा साजों को मुतनब्बे भी दिखाई दी। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। आपके जहनों में कई सवाल होंगे और मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करोगे तो नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। डसे जाने के इस खौफ का आलम यह है कि धांधली की जुडिशल तहकीकात और जमहूरी धरने को भी निज़ाम जमहूर को लपेटने की साजिश करार दिया जाता रहा। लंदन प्लान 1 और लंदन प्लान 2 की बाज़गश्त से भी जमहूरियत खौफज़दा रही। खदशात इतने हैं कि एक ट्वीट से मुंतखब ऐवान लर्ज उठते हैं तो कारकर्दगी में बेहतरी और खबर लीक्स पर जवाबदेही से जमहूरियत को लाले पड़ जाते हैं। मगर जब से दियार गैर से पैनामा इंकशाफ हुआ और शरीफ फैमिली जवाबदेह होने पर मजबूर हुई, एक बार फिर साजिशों के कसीदे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जाम पर आईनी और कानूनी सवालात भी साजबाज लगने लगे हैं। पैनामा के इंकशाफात को पहली बार हुकूमत के मुतहर्रिक तरीन रुकन दानियाल अजीज साहब ने बबंगे दहल मुल्की इदारों और एजेंसियों के सर डाला। मुलाहिजा कीजिए। ये जो पैनामा पेपर्स में मरियम साहिबा का नाम आया है, ये इसलिए आया है कि एक SAR सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट 1478 क्रिएट की गई थी FIA फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी BVI की तरफ जानिब से। FIA BVI एक सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट सिर्फ तब बना सकती है जब कोई और मुल्क जो है उनको पूछे कि ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि 2012 जून के महीने में जबकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म होने को जा रही थी और सबको पता था कि नवाज शरीफ साहब और नून लीग की जो बर्तरी है इलेक्शन के लिए, तो एक बाकायदा यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही थी और उस मुहिम में आखिरकार ताहिरुल कादरी 1 हमने देखा जिसने आके उसने धरना दिया इस्लामाबाद में और ये डिमांड किया कि सियासत नहीं रियासत बचाओ और कहा कि पहले कड़ा एहतसाब होगा और इलेक्शन को पोस्टपोन करें। तो उस कड़े एहतसाब के लिए ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई मवाद तो तैयार करना था, क्योंकि जो 52 केसेस उस दौर के थे जब नैब बना था वो तो सारे ख़त्म हो गए थे। तो ये जो 2012 जून में FIA BVI को तशवीशनाक बात है, वो कौन सा मुल्क है आखिरकार जिसने ये पूछा होगा उनको? क्या वो रूस था? क्या वो नॉर्वे है? मैं क्यों रूस और नॉर्वे कह रहा हूँ? क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट है FIA BVI की उसमें सेक्शन है जिसमें तमाम वो ममालिक जिन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मांगी है BVI FIA से, उनकी लिस्ट है और नंबर ऑफ केसेस है। उनमें इस दौर में यानी 2007 से लेकर 2013 तक जो ये वक्फा था उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। और तस्दीक ये बताती है कि पाकिस्तान में जो मजाज अदारे ये लिख सकते थे जैसे कि SCCP है, फॉरेन ऑफिस है, नैब है, ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, दीगर अदारे जो है, लॉ डिवीज़न है, इंटीरियर डिवीज़न है, उन तमाम में FIA BVI का उस दौर में कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का रिक्वेस्ट नहीं था। और इस मैनुअल में FIA BVI के कानून से हट के वाहिद एक जगह है जहाँ पर एजेंसीज को भी इजाज़त दी गई है कि वो फास्ट ट्रैक के तहत ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। आपने सुना, कह रहे थे कि एजेंसीज का जिक्र किया गया है। नाज़रीन, हुकूमती अरकान के इन खदशात में कितनी सदाकत है ये अपनी जगह है, मगर अपोजिशन समेत अवाम हक़ाइक़ मांग रही है। वी नीड टू नो फैक्ट्स। और अगर साजिश ये है तो फिर ये साजिश कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है? अगर एहतसाब का ये अमल वाकई साजिश है तो फिर हुकूमत इससे पर्दा उठा क्यों नहीं देती? क्या एक बार फिर राज सीने में रख कर घर जाने में ही बेहतरी है
और अगर हुकूमत साजिश बेनकाब करने की जुर्रत ही नहीं रखती तो फिर कौम ये समझने में हक बजानिब होगी कि यह कड़े एहतसाबी अमल को मुतनाज़िब बनाने की वारदात है। इसी हवाले से बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब से। खुर्शीद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा सर कि अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म, फिर उनके साहबजादे और फिर उनकी साहबजादी एंड ऑफ कोर्स तमाम तर वुज़रा जो अभी तक बोले हैं और साजिशों का उन्होंने हवाला दिया है, उसी सांस में उन्होंने कौमी सलामती का जिक्र किया है, मुहिबुल वतनी का जिक्र किया है। क्या ये वाज़े इशारा जो है मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है? देखिए, बड़ी आसान बात है कि अगर कहीं साजिश है तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि वजीर आजम को साजिश को बेनकाब करना चाहिए। और मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि जैसे 2014 में हमें एक साजिश नजर आई थी पार्लियामेंट के खिलाफ, तो हम तो उनके साथ खड़े हो गए थे। आज भी अगर कोई डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई साजिश नजर आती है, उनको पार्लियामेंट के खिलाफ कोई साजिश नजर आती है, तो वो बता दे, शायद हम कोई उनकी मदद कर दे। तो ये इस किस्म की बातें करना, एक वजीर आजम जो सिटिंग वजीर आजम है वो साजिशों की बात कर रहा है, और सिटिंग वजीर आजम जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है और वो साजिश का शिकार हो रहा है और वो बता नहीं रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर साजिश कर कौन रहा है। हिंदुस्तान तो उनके खिलाफ साजिश नहीं कर सकता क्योंकि उनके साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और दूसरे मुल्क भी नहीं कर सकते, अफगानिस्तान भी कोई ऐसी साजिश नहीं कर सकता। और बाकी बच गए पाकिस्तान में अपोजिशन तो कभी भी ऐसी डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनती, तो नहीं हम बनेंगे न बनने देंगे। और रही बात यह कि अदारे बच गए हमारे, और अदारों में एक तो जुडिशरी है जो केस को देख रही है, और वो जुडिशरी के जब फैसले आए तो इन लोगों ने तो बड़ी मिठाइयां बांटी और JIT में बड़ी मिठाइयां बांटी। अब उनको साजिशें कैसे नजर आती है, कौन उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये इस लफ्ज को क्यों नहीं, उसकी डीपनेस को समझते हैं, उसकी गहराई को क्यों नहीं समझते हैं कि साजिश लफ्ज कितना बड़ा है और उसकी अहमियत कितनी बड़ी है और रियासत को कितना कमजोर कर रहा है इसका ये लफ्ज। सिर्फ क्योंकि ये अब जान चुके हैं, अंदर ये गए हैं, इन लोगों ने वही स्टैंड लिया हुआ है जो बाहर कोर्ट में था, जो कोर्ट ने उनके इस बातों को आई थिंक समझते शाहजी, आई थिंक समझते हैं संजीदगी को किया, कोई एविडेंस वही बातें उन लोगों ने अंदर की होंगी। और देखें कि सागदार जैसा एक अच्छा आदमी, एक सॉफ्ट स्पोक्समैन, वो भी कल फट पड़ा है। बिल्कुल, मगर शाहजी कथा कलामी मां, मुझे लगता है कि संजीदगी को समझते हैं इस किस्म की बात नहीं कर सकता। साईं, आई थिंक संजीदगी को समझते हैं, मगर और इसीलिए शायद आज मरियम बीबी ने ये भी कहा कि ना उकसाया जाए या उस पॉइंट तक लाया जाए कि जो उनके वालिद के दिल में राज हैं वो उनको खोलने में मजबूर हो जाए। और फिर ये भी कहा क्योंकि उनके वालिद सिविलियन सुप्रीमेसी में यकीन रखते हैं। देखिए, वो उनके दिल में जो राज है वो उगल दे, तो उनसे अपील करता हूँ वो उगल दे, क्योंकि हमें चाहिए। वजीर आजम है वो क्यों छुपाता है ऐसी बातें, किसको बचाना चाहता है, अपने आप को बचाना। एक तरफ तो वो इतने बड़े जज्बाती हैं, उनकी पार्टी सारी जज्बाती है, उनके लोग बड़े जज्बाती हैं, वो थ्रेट दे रहे हैं। बाकी ऐसा कौन सा राज है जो अभी उनको छुपा रहा है। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जितना बड़ा अदारा है उनको ऊपर अटैक कर रहे हैं, और फिर पता नहीं कौन सा राज है मियां साहब के पास, जो मेरी बच्ची और जो है वो मैडम, मुझे बड़ा इज्जत है, एहतराम है, वो हमारी बच्चियों की तरह है, वो एक तरह के मेरे बाप के दिल में राज है। तो वो कौन सा राज है, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा राज है तो मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि द लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा जो कौम और मुल्क के खिलाफ कोई ऐसी बात है। हम हमारे लिए तो पाकिस्तान पहले है, मुल्क पहले है, रियासत पहले है, हुकूमतें बाद में है। मुल्क और रियासत कायम होगी तो ये हुकूमतें भी होंगी, जमहूरियत। एब्सोल्युटली। मगर आखिरी सवाल शाहजी, मुझे बताइएगा, आपने देखा कि आज जियाउल हक के हवाले से जो शब खून मारा उधर, और एक तवील एक काम शुरू हुआ इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से, उसकी भी आज एनिवर्सरी है, और हमने देखा कि मार्किंग दैट डे बीबी के लिए भी आजमाइशें और सख्तियों का वक्त भी शुरू हुआ। तो आपको कहीं लगता है कि मरियम की बात में सदाकत है जब वो कहती हैं कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है उनके वालिद के ऊपर दबाव डालने के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता, क्योंकि मरियम का नाम पहले दिन से चला। मरियम ने कहा कि मैं ट्रस्टी हूँ, ये डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सिंपल सा ऑर्डर किया कि आप इसमें देख ले कि जो इसमें आ रहे हैं, इसलिए JIT हुई। 2 जजेस ने बड़ा क्लियरली कहा, तो ये तो उसका तसलसल है। जो उस रेफरेंस से आएगा, हुदैबिया पेपर मिल का मसला भी आया, वो सामने आया, सागदार साहब को बुलाया गया, जनरल अमजद को बुलाया गया। उस सिलसिले में जो चीजें सामने आती गई हैं, जिसका डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उन 3 जजेस ने,
वो सामने सारी चीजें आई बहुत जी ठीक जो मैं तो फिर आज भी हुकूमत से, नवाज शरीफ से कहता हूँ कि भाई खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसी बात है तो तुम सियासतदानों को बुला लो, बैठ जाओ उनके साथ कि भाई ये कुछ हो रहा है, मेरे खिलाफ नहीं हो रहा है, मुल्क के खिलाफ हो रहा है। मैं समझता हूँ कोई ऐसा मुहब्बे वतन सियासतदान नहीं है जो मुल्क के खिलाफ साजिश हो और वो चुप करके अपनी जाती सियासत को। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्शीद शाह साहब का मौजूद थे। अपील कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कि जो दिल में राज हैं वो उगल दीजिए, रियासत को कमजोर ना कीजिए, बार बार साजिश कह के फौज बहुत बड़ा इदारा है उसकी तरफ इशारे मत कीजिए, तमाम तर सियासतदानों को एतमाद में लीजिए। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आज मरियम बीबी ये भी सोच रही थी कि उनका कसूर क्या है, JIT से पूछ रही थी उनके ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, कसूर क्या बताया जाता है। एक वक्फे के बाद आपको तफसीली डिटेल्स बताएंगे। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। औलाद का वालिद मोहतरम के लिए ताकत होना बाइसे फ़ख्र है। अनडाउटेडली वज़ीर आज़म का बराह रास्त नाम तो बहरहा पैनामा लीक्स के तमाम औराक में शायद नहीं मिले, मगर 4 साल में हुसैन नवाज साहब ने वालिद को 52 करोड़ रुपए तोहफे में दिए। करोड़ों की रकम तोहफों की सूरत में गर्दिश में रही। अदालत उज़्मा सॉस जानना चाहती है इतनी बड़ी रकूम कहाँ से आ रही हैं। अब हम आपको दिखाएंगे मरियम बीबी और उनके वालिद की इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट्स के दरमियान क्या क्या कॉमन है और क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज बहरहाल दिखाई जाती हैं, क्योंकि इस हवाले से मरियम बीबी ने आज सवाल भी उठाए कि क्या कनेक्शन है, कल उनके भाई ने भी उठाए। मुलाहिजा कीजिए। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमजोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। ऑपोजिशन ने वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाने के लिए 2 रास्तों का इंतखाब किया है। एक, कौम से किए गए खताबात में तज़ादात के बायस वजीर आजम सादिक और अमीन नहीं रहे, और दूसरा मरियम नवाज को मरकजी किरदार बनाकर मुद्दा ये पेश किया जा रहा है कि चूंकि मरियम नवाज वालिद की ज़ेरे कफालत है और वालिद ने बेटी के बिजनेस इंटरेस्ट ना जाहिर करके कानून की खिलाफ वर्जी और असासे छुपाए हैं। इल्जाम महज इल्जाम है या हकीकत, इसका फैसला तो मुल्की इदारों के सर है, मगर अदालत के बकौल इस खुली कहानी के बेशुमार सफ़ात गायब हैं। मसलन ऐवान में वजीर आजम के दिए गए बयान में कतरी शहजादे का तस्करा नहीं किया गया, मगर बाद अज़ान लंदन प्रॉपर्टीज और कारोबार के लिए सीड मनी कतरी शहजादे के फंड्स करार पाए। कतरी शहजादे के मंजर आम पर आने के बाद सवाल ये भी उठा कि अगर कतरी शहजादा मियां मोहम्मद शरीफ के साथ कारोबार में शराकतदार था तो मियां मोहम्मद शरीफ ने 1980 से 1999 के दौरान अपनी आमदन और प्रॉपर्टी पर टैक्स गोशवारों में जाहिर क्यों नहीं किया। FBR और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए गोशवारे बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने 11 करोड़ 11 लाख 11 हज़ार रुपए बैंक अकाउंट से निकाले। मतलब ये कि बैरून मुल्क से आने वाले तोहफे पाकिस्तान में मौजूद दौलत और आमदन के जराए में हम-आहंगी पैदा करने के लिए लिए गए। बकौल माहिरीन नवाज शरीफ ने टैक्स बचाने के लिए ये तोहफे वसूल और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 43 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो। अगर आप वालिद मोहतरम के गोशवारे देखें तो वो कभी बेटी से कर्जा ले रहे होते हैं, कभी उनको तोहफ़ दे रहे होते हैं, कभी ले रहे होते हैं। 3 सालों के अंदर बाहर से 500 मिलियन कभी 1 साल में, और कभी 200 मिलियन, कभी 300 मिलियन। अगर मजमूई तौर पर देख लें तो ये रकम 500 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है। वो बाहर से आई तोहफ़ा जात की शक्ल में और वो फिर आगे यूँ तकसीम हुई। इन सारे गोशवारों का देखने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि अगर हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ कोई बड़ा ख़र्चा हुआ या कोई बड़ा असासा ख़रीदा गया, उस वक़्त क्या उनके पास अपने ज़राए थे। चूँकि वो अपने ज़राए नहीं थे, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए बाहर से इन तोहफ़ा जात का सहारा लिया गया। पैनामा मुकदमे में 2 सवालों की सच्चाई ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ बल्कि मरियम नवाज के मुस्तकबिल का भी तयन करेगी। क्या मरियम नवाज नीलसन और नेस्कॉल की बेनिफिशियल ओनर हैं? क्या मरियम नवाज अपने वालिद की ज़ेरे कफालत हैं? गोशवारों में मरियम नवाज मरियम सफदर के नाम से दिखाई देती हैं। मरियम सफदर ने 2012 में टैक्स रिटर्न्स में आमदन 23 लाख से जायद जाहिर की, मगर ज़ाती अखराजात 35 लाख से जायद जाहिर किए। वालिद नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए तोहफों की मालियत 5 करोड़ 16 लाख से जायद थी। 2011 में टैक्स रिटर्न्स में आमदन
32,283 रुपए और ज़ाती अखराजात 22 लाख और वालिद से तोहफे की मद में 3,17 लाख रुपए जाहिर किए, मगर ज़ाती अखराजात की तफसीलात शायद वालिद की ज़ेरे कफालत होने की वजह से जाहिर नहीं की गई। इसी तरह अरब अमारात की जानिब से तोहफे में दी गई BMW की रनिंग और देखभाल के अखराजात भी जाहिर नहीं किए। 30 जून 2012 को मरियम नवाज 17 करोड़ 30 लाख की मालिक थी। टैक्स माहिरीन के मुताबिक दौलत छुपाने और टैक्स बचाने की एक और मिसाल ये है कि 30 जून 2011 में वेल्थ स्टेटमेंट के मुताबिक नवाज शरीफ ने 2 करोड़ 48 लाख से जायद मालियत की जमीन जाहिर की और तफसील में मरियम सफदर के नाम अराजी जाहिर की गई। लेकिन अगले साल मियां साहब ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में इस प्रॉपर्टी को जाहिर नहीं किया। अदालत में जमा करवाए गए बयान में मियां नवाज शरीफ ने इस प्रॉपर्टी के एवज रकम वसूल की, लेकिन ये बयान हकायक के बरखिलाफ है। दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक 30 जून 2012 को जमा करवाए गए गोशवारों में मरियम सफदर ने 140 केनाल 3 मरले जमीन मौजे सुल्तान कई में जाहिर की। इस जमीन की मालियत 4 करोड़ 19 लाख बताई गई। मतलब ये कि मियां नवाज शरीफ के गोशवारों और मरियम नवाज के गोशवारों में खुला तजाद है। वालिद के गोशवारों में जिक्र की गई जमीन और मरियम नवाज की जानिब से जाहिर की गई दोनों प्रॉपर्टीज एक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर नवाज शरीफ भी अपने गोशवारों में जमीन की फरोख्त से हासिल होने वाला मुनाफा जाहिर करते, और अगर मरियम सफदर ने वो जमीन अपनी असल कीमत यानी कि 2 करोड़ 48 लाख में ही फरोख्त की होती तो ये 2012 के असासों में जाहिर होती। पेनामा मुकदमे में एक बड़ा सवाल मरियम सफदर का वालिद के ज़ेरे कफालत यानी कि मुआशी ज़ेरे नगर होने का उठा, जिसको मुस्तरद कर दिया गया कि मरियम नवाज वालिद की ज़ेरे कफालत नहीं। मरियम सफदर के शौहर कैप्टन सफदर की जानिब से जमा कराए गए गोशवारों का तज्जिया करें तो मालूम होता है कि मरियम सफदर की तमाम जायदाद की मालियत और अखराजात उनके वालिद की तरफ से तहाइफ की सूरत में अदा हुए। 2010 में मरियम नवाज की कोई ज़रई आमदन थी और न ही उनके पास कोई ज़रई ज़मीन। 2011 के बाद जमीन की खरीदारी और ज़रई आमदन पर टैक्स अदा करना शुरू किया और ये रकम उनको वालिद की तरफ से तोहफे की मद में हासिल हुई। दूसरे अल्फाज में मियां नवाज शरीफ के पास रकम बैरून मुल्क से बेटे ने भेजी और ये रकम उन्होंने बेटी के असासों की खरीदारी के लिए खर्च की। मरियम सफदर और मियां नवाज शरीफ की वेल्थ स्टेटमेंट जाहिर करती है कि दोनों के दरमियान तहाइफ का तबादला होता रहता था। 2010 में मरियम सफदर के पास कोई ज़रई ज़मीन नहीं थी, जबकि 2011 और 12 में वो 2 ज़रई प्रॉपर्टीज की मालिक बन गई जो उन्हें वालिद से तोहफे के तौर पर मिली थी। माहिरीन के मुताबिक मरियम नवाज की ज़रई आमदन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 109 के तहत बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ की आमदन है, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये ज़मीन बेटी यानी कि मरियम सफदर के लिए खरीदी थी और फिर 2012 में मरियम सफदर ने वालिद से लिए गए तोहफों से इस ज़मीन की अदायगी कर दी। 30 जून 2011 को मरियम नवाज की वेल्थ स्टेटमेंट के मुताबिक 3 करोड़ 20 लाख मालियत की एक और अराजी जाहिर की जाती है। इसी स्टेटमेंट में 3 करोड़ 17 लाख वालिद से तोहफे की मद में जाहिर किए जाते हैं। 4 करोड़ 19 लाख मालियत वाली सुल्तान कई की जमीन के साथ 5 करोड़ 16 लाख मालियत का एक और तोहफा वालिद की जानिब से जाहिर किया जाता है। इन तमाम हकाइक से ये जाहिर होता है कि मरियम सफदर वालिद की डिपेंडेंट यानी कि मुआशी ज़ेरे नगर हैं। मोहम्मद सफदर साहब ने हमेशा 3 साल के गोशवारे, जब उन्होंने ये पिछला इलेक्शन लड़ा तो उसमें कोई भी तब्दीली नहीं दिखाई। आप हैरान होंगे कि उनके बैंक बैलेंस में कोई तब्दीली नहीं आती, उनके सासाजात में कोई तब्दीली नहीं आती। फिर वो अपने एक तरफ ये है कि उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उनको बहुत से तोहफ़ा जात मिलते हैं और उसका इजहार भी उनके गोशवारों में यूँ आना चाहिए कि अगर वो उनकी असासा था तो वो उनका भी असासा बनता। उनके कोई अखराजात हमें नज़र नहीं आते और उनका रिहायशी पता भी रायविंड रोड के ऊपर उमरा जाती में शमीम फार्म हाउस है, जहाँ बकौल उनके सारी फैमिली रहती है। जो रहन सहन है, आपके जो असासे हैं, क्या वो आप अपनी आमदनी से पूरा कर सकते हैं? थोड़ा बहुत तो कुछ कहीं ना कहीं और से आता रहता है, तकरीबन हर एक की ज़िंदगी के अंदर होता है, लेकिन उमूमी तौर पर क्या आपकी जो आमदनी है वो आपके रहन सहन के लिए और आपके असासे बनाने के लिए काफ़ी है, या एक बड़ा हिस्सा उसका जो है वो कहीं और से आपको मिल रहा है? तो मरियम के अगर आप रिटर्न देखें, मरियम सफदर के आप उनके जो टैक्स के गोशवारे हैं उसमें देखें तो आपको नज़र आएगा कि कई साल के अंदर आपको ऐसा भी नज़र आएगा कि आमदनी जितनी है उस आमदनी से सिर्फ उनके सफ़र के अखराजात भी नहीं पूरे हो रहे।
उसके बाद एक वाज़े तौर पे आखिर में कोशिश की गई है कि गिफ्ट्स मिले वालिद साहब की तरफ से और उस गिफ्ट से उनकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बनी और उसके बाद से उनकी कुछ इनकम आनी शुरू हुई है। इस केस के अंदर जो कागजात जमा कराए गए हैं कोर्ट के अंदर, उसमें 3 मुख्तलिफ वक्त के कागजात जमा कराए गए हैं। पहले के अंदर मरियम सफदर की रिहाइश जो है वो मॉडल टाउन लाहौर की दिखाई गई है जो वालिद साहब का घर था। दूसरे के अंदर सुरूर पैलेस जद्दा दिखाई गई है जो वालिद साहब का घर था, और तीसरे के अंदर जाती उम्रा जो वालिद साहब का। तो वो कंसिस्टेंटली नज़र आ रहा है कि वो अपने वालिद साहब के साथ रहती हैं, बड़े अमाउंट्स के उनके पास पैसे के गिफ्ट्स आ रहे हैं, उनकी जो अपनी आमदनी है वो अपना लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो वो बिल्कुल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो कानून की तशरीह है उस तशरीह के मुताबिक ये ज़ेर कफालत बनती है। एक उमूमी जो एक इस्लामी तस्वुर है ज़ेर कफालत का, वो ये कानून के अंदर नहीं है, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। 2011 के टैक्स ईयर में 12 और 13 और उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़राई आमदनी शो की गई है, हालांकि वहाँ उसके ऊपर टैक्स अदा करने के सबूत नहीं लगाए गए, मगर ये मान भी लिया जाए तो अभी भी उनके अखराजात इस आमदनी से कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सफदर साहब के भी आमदन के ज़राए जमा कर लें जो उन्होंने ज़ाहिर किए हैं, और उनके भी जमा कर लें जो मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने ज़ाहिर किए हैं, तो फिर भी वो उन तमाम असासाजात को जो उन्होंने इस दौर में हासिल किए, यानी कि 10, 11 और 12 में, और उसके बाद भी वो उन ज़राए से तो हासिल नहीं किए जा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से जो थे वो गिफ्ट्स दिखाए। ये गिफ्ट जो हैं इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि पहले ये गिफ्ट बाहर से हुसैन नवाज़ साहब ने भेजे और आगे फिर उनके वालिद के ज़रिए ये गिफ्ट जो हैं वो मरियम साहिबा के पास पहुँचे। एक तरफ तो हुसैन नवाज़ साहब फरमाते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी की ट्रस्टी हैं, तो फिर बराह रास्त उनको गिफ्ट हासिल करने में क्या ममानियत थी, बल्कि ये तो ज़्यादा लॉजिकल होता। मगर हम जो इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि माशी तौर पर मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा अपने वालिद पर ज़ेर नज़र हैं, यानी कि डिपेंडेंट हैं। समात पनामा मुकदमे की 3 सिमतें हैं। मियां नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग साबित करना, ऑफशोर कारोबार के असल मालिक का खुरा लगाना और वजीर आजम के खताबात में तजादात हैं कि नहीं, ये साबित करना। ये वजह कि वजीर आजम का अपना नाम पनामा में नहीं, मगर बेटों और बेटी के ऑफशोर कारोबार के पीछे क्या मियां नवाज शरीफ का हाथ था या नहीं, ये सवाल अदालत के सामने खड़ा है। हमें दस्तयाब दस्तावेजात से पता चलता है कि नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन होल्डिंग लिमिटेड BVI में 1993 और 1994 में रजिस्टर्ड हुई। दोनों कंपनियों की मलकियत एक ही बेयरर शेयर होल्डर के नाम थी। फरवरी 2006 में मरियम सफदर नेस्कॉल लिमिटेड की वाहिद शेयर होल्डर थी। वजह यह है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। आज दुख्तर अव्वल 2500 तैनात सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुई और बकौल राना सनाउल्लाह हमारी और शाही खानदान की औकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब एंकर शहजाद इकबाल ने पूछा कि किस हैसियत से पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर उनको सलूट कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप इसके लायक ही नहीं, वो लायक हैं। बहरहाल ये सवाल शायद हम उठाना ही नहीं हमें चाहिए, उठाएं भी क्यों कि 2500 एहलकारों की तनख्वाहें किस गरीब कौम के खून पसीने की कमाई से दी जाती हैं। प्रोटोकॉल की इस शान और शौकत के हम दुहाइयों से शाहिद हैं। मगर आज मरियम साहिबा ने अहले सहाफत के उस तबके को शदीद हैरत में डाल दिया कि जिसने पैनामा केस की 3 दर्जन समातों में अपनी एड़ियां डगड़ी हैं। दुख्तर अव्वल फरमाती हैं कि उन्होंने वो कर्ज भी उतारे हैं कि जो उन पर वाजिब ही नहीं। मैंने आज वो कर्ज उतार दिया जो मुझ पे वाजिब भी नहीं था। डॉक्यूमेंट्स जो आई थी मंजर आम पे, ख़ास तौर पे जो पनामा लीक्स के हवाले से, तो उसमें उनका नाम मौजूद था, और इस लिहाज से अगर किसी भी मुल्क में इस किस्म की का होता इल्ज़ाम होता या इस किस्म के लीक्स में नाम आता, तो यकीनी बात ये उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात तो होती। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको घसीटा जा रहा है। ये तो उनका नाम आया था जिसकी वजह से जो है वो इस तनाज़े में मुलव्विस हुई है।
मॉन्सैक फोंसेका मिनर्वा ट्रस्ट के जरिए रजिस्टर्ड एजेंट तैनात किया गया और इन दोनों कंपनियों का बेनिफिशियल ओनर मरियम सफदर को जाहिर किया। 2012 में मोज़ैक फोंसेका ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस 2008 के तहत मिनर्वा से नेस्कॉलो नीलसन के हवाले से जवाब तलबी की। जून 2012 में मिनर्वा ट्रस्ट लिमिटेड ये हकीकत सामने लाया कि ये दोनों कंपनियां 16 और 17 एवनफील्ड यूके की प्रॉपर्टीज की मालिक मरियम नवाज हैं और इन दोनों की बेनिफिशियल ओनर भी। चूंकि उस वक्त 2012 में, अगर थोड़ी सी आपको याद दहानी हो, पाकिस्तान के साथ मुंसलिक ये उसामा बिन लादेन, अमन अल ज़वाहिरी, यहाँ से लोग पकड़े जा रहे थे, बमबारी, ड्रोन स्ट्राइक, ये सब एक फ़ज़ा बनी हुई थी टेरर की, और अमेरिका में अटैक्स हो रहे थे और पूरी दुनिया जो है ग्लूड थी इस चीज़ के ऊपर। ज़ाहिरी बात है जब पाकिस्तान के नाम से कोई टेररिज्म के मुतल्लिका खत गया BBI को, FIA को, तो वहाँ तो टलियाँ खड़क गई होंगी। अगर आप इंटरनेट पे जाके FIA BBI का दफ्तर देखें, वो छोटा सा एक झोंपड़ी है, अगर आप समझ आएगी, उसका टोटल स्टाफ मेरे ख्याल में 7-8 लोग हैं। तो आप इमेजिन करें कि सारे ये देख रहे हैं दुनिया में और उनको खत आ गया कि जनाब ये आपके यहाँ कोई चीज़ है पाकिस्तान। तो जाहिरी बात है उन्होंने कहा यू हैव आवर, मॉन्सैक फोंसेका ने इतना प्रेशर था कि उन्होंने जब मिनर्वा को लिखा, उनको कहा यू हैव आवर्स टू रिस्पॉन्ड, और आपने किसी को पता तक नहीं चलने देना। ये उन्होंने शर्त रखी और उसमें वो सेक्शन कोट किया कि आप किसी को नहीं बताएंगे। लिहाजा एक क्लर्क को ये जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई, उसके पास घंटों थे, जो उसके पास औने पौने था उसने उठा के फेंक दिया, उनको भेज दिया। हत्ता कि अगर उसने अपना प्रॉपर वे में किया होता और ये प्रेशर ना होता तो फिर उन्होंने हुसैन नवाज और मरियम नवाज साहब से पूछना था, गो कि वो उनको वो ट्रस्ट डीड दे देते और वो सही रिपोर्टिंग होती तो आज ये सारी चीज़ें ना हुई होती। जिस वक्त ये आया उनका नाम और वहाँ पे वो बेनिफिशियल ओनर्स उनको दिखाया गया, तो अगर आप टीवी पे, वो तो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, आप टीवी पे जाके देख लें कि नून लीग के लीडरान जितने भी आते थे वो सब हमें ये समझाते थे कि आपको समझ में नहीं आती है, बेनिफिशियल ओनर का मतलब कुछ और होता है, आपको समझ में नहीं आ रही है। जब वो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तब वहां पे तो जजेस को तो नहीं वो कह सकते थे कि आपको नहीं समझ में आती बेनिफिशियल ओनर क्या है, तो वहां पर एक नई कहानी घड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा नहीं, वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, वो तो ट्रस्टी हैं। जज साहिबान कह चुके हैं कि कहानी बदलती चली जाती है, और जैसे एक जज साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हमें नज़र ये आता है कि आपका केस इंप्रूव करता जाता है, जैसे जैसे इल्ज़ामात आते हैं तो उसके बाद आप नए नए हक़ाइक़ घड़ लेते हैं उसके लिए। जब नज़र आ रहा था कि कानून में कोई भी चीज़ नहीं हमें सहारा दे रही, तो आखिरी जो दिफा उसके लिए पैदा किया गया वो ये किया गया है कि जनाब ये तो दस्तावेज़ात झूठे हैं जो ICIJ ने लगाए हैं, वो दस्तावेज़ात जो दुनिया में किसी ने जिनको चैलेंज नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन जैसा ताकतवर इंसान, उसने नहीं कहा ये झूठे हैं। वो आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर घर चला गया, उसने नहीं कहा झूठे हैं। बरतानिया के वजीर आजम ने नहीं कहा ये झूठे हैं। जो सबसे अहम, जो वजीर आजम, उनकी खानदान वाले, उनके वजीर मुशीर, किसी ने नहीं कहा 8 महीने तक ये झूठे हैं। 8 महीने के बाद उनको ख्याल आया एकदम से कि नहीं ये झूठे हैं, और वो वजह उनको कहनी ये पड़ गई इसलिए कि कानूनन बिल्कुल फंस गए थे। वहाँ उसमें कोई शक ही नहीं है कि मरियम सफदर जो हैं वो बेनिफिशियल ओनर हैं, ऑन रिकॉर्ड ओनर हैं। मरियम नवाज ने पनामा केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेस्कॉल से मुतल्लिक दस्तावेज़ात पर जाली दस्तखत हैं। ये दस्तावेज़ात नाम नेहाद पनामा लीक्स का हिस्सा नहीं। इस केस में कोशिश ये रही है मुखालफिन की कि वो किसी न किसी तरह 2006 से पहले कोई ना कोई चीज़ साबित करें। वाहिद एक ख़त है जिसमें 2006 से पहले तारीख है 2004 की, लेकिन उस पे नीचे दस्तखत भी 2006 के ही हैं मरियम साहिबा के। तो उस ख़त को पहले वो पनामा पेपर्स का हिस्सा नहीं था। वो पहली मरतबा जो है गार्डियन अखबार ने छापा 6 अप्रैल को। पनामा पेपर्स 3 अप्रैल को आते हैं, ये गार्डियन ने 6 अप्रैल को छापा, और जब गार्डियन की वेबसाइट पे ये पहली मरतबा आया तो उसमें मरियम साहिबा के दस्तखत नुमाया थे। उसके बाद यहाँ पर टीवी चैनल्स ने उस 2004 साबित करने के लिए उसको लफ करके पनामा पेपर्स के साथ पनामा पेपर बना के बेचा, जबकि वो नहीं था। जब हमने ये सवाल उठाने शुरू किए उस खत के बारे में, तो उन्होंने मरियम साहिबा के दस्तखत के ऊपर एक काला धब्बा लगा दिया अपने लीगल जो है ना सेफ गार्डिंग करने के लिए। तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ी फिर गार्डियन अखबार को? तो ये देखें ना, ये चीज़ें, ये सारी कड़ियाँ मिल रही हैं। अब आप ये देखें कि उस ख़त को जब यहाँ पर पेश किया जाता है तो मिनर्वा कहता है कि ये हमारा ख़त नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये करवाया है, ठीक है, और उसके दस्तखत भी मैच नहीं कर रहे हैं, और गार्डियन ने भी उस पर ऊपर काला धब्बा लगा दिया। तो ये तमाम कड़ियाँ मिल गई हैं। इवन
ایون اگر یہ کہا جائے کہ اس خط میں کوئی سخت ہے تو اس میں بھی دستخط جو مریم صاحبہ ہے وہ تو 2006 کے. جہاں تک بات ہے سگنیچرز کے آپس میں نہ ملنے کا، تو سگنیچرز واقعتاً آپس میں نہیں مل رہے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ یہ بہن بھائی ایک دوسرے کے سگنیچرز کرتے تھے. حسین نواز جو ہیں وہ مریم بی بی کے سگنیچرز کرتے تھے، حسن جو ہیں وہ حسین کے سگنیچرز کرتے تھے. تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ جب آپ تمام ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھتی ہیں تو تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اوپر سگنیچرز جو ہیں وہ مختلف ہیں. جہاں تک اس خصوصی ڈاکومنٹ کا تعلق ہے جو منروا کے متعلق ڈاکیومنٹ ہے، اس کو آپ نے دو طریقوں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ منروا کی ڈاکیومنٹ ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے اور اس کو ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا. اگر ICIJ کی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ جعلی تھیں تو ان کو تو آپ جا کے بڑی آسانی سے سو کر سکتے تھے اور اربوں روپیہ کا جو ہرجانہ ہے وہ آپ کو مل سکتا تھا. ناظرین، بقول محترمہ صاحبہ انہوں نے آج ایک سوال JIT سے بھی پوچھا، JIT کے سامنے رکھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ہم پہ الزام کیا ہے، اور بقول دختر اول JIT کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. مریم صاحبہ، اس ملک کی سب سے بڑی عدالت آپ سے آپ کے ذاتی کاروبار کا منی ٹریل پوچھ رہی ہے. آپ نے میاں شریف سے ملنے والی وراثت، گھاٹے میں جانے والی فیکٹریوں سے ملنے والی دولت اور کبھی دوستوں سے ملنے والی عنایت بقول یور برادر اتنا الجھایا ہے ان سب ایشوز کے اندر کہ عدالت کو JIT کو بٹھانا ہی پڑ گیا. لندن کے مالیاتی اداروں میں موجود کاغذات محترمہ آپ کے زیر کفالت ہونے منروا فائنینشیل سروسز میں مریم نواز صاحبہ کی شمولیت کے دعوے دار ہیں، اور عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ JIT یہ جو ہے پروف کرے، ثابت کرے یا پروب کرے، انکوائر کرے اس حوالے سے کہ نیلسن اور نیسکول کا بینیفیشل اونر آخر ہے کون. سو یہ مکمل تحقیق ہونے تک یہ سب کچھ الزام ہی ہے، یہی الزام ہے آپ پہ. محترمہ مریم صاحبہ، عدالت مطمئن نہیں ہوئی کہ آپ اپنے ابا جان کی زیر کفالت ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی پروب کرنا ہے. سو یہ بھی سب باقی ہونا، ثابت ہونا باقی ہے. میں نے کہا آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ ہم پہ الزام کیا ہے. ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 2006 سے مے فیئر فلیٹس کے مالک اور مریم نواز فقط ٹرسٹی ہیں. حسین نواز کے مطابق قطر کے شاہی خاندان نے مے فیئر فلیٹس 2006 میں براہ راست ان کے نام کیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ 2011 تک مریم نواز کو بھی اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ ان کے بیرون ملک کوئی جائیداد ہے یا نہیں. اس کا اظہار مریم نواز کی زبانی ملاحظہ کیجیے. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں، کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں، کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. 2006 میں جس مریم نواز نے بطور ٹرسٹی دستاویزات پر دستخط کیے، حیرت ہے کہ وہ مریم نواز 2011 میں بیرون ملک اس جائیداد سے لا علم تھی. اگر مان لیا جائے کہ مریم نواز مے فیئر فلیٹس کی صرف ٹرسٹی ہیں تو برطانوی قانون کے مطابق ہر ٹرسٹی کو HMRC میں ہر سال ایک درخواست کے ذریعے رجسٹرڈ ہونا لازم ہوتا ہے اور پھر ٹیکس ریٹرنز بھی فائل کرنا پڑتے ہیں. کیا مریم نواز نے برطانیہ میں ٹیکس ریٹرنز فائل کیے؟ اور اگر کیے ہیں تو پھر ان کا ثبوت بھی سامنے آنا چاہیے. اس میں وہ ایک بہت ہی مہلک غلطی بھی کر بیٹھی کہ انہوں نے اس پروگرام پر آ کے دو ٹوک کہہ دیا کہ نہ میری ماں کی، نہ باپ کی، نہ بھائی کی جائیداد، نہ لندن میں، نہ پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد جو اب انہوں نے حقائق پیش کیے ہیں یا یہ دعویٰ جو اب کر رہے ہیں، لیٹسٹ اس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ مریم جو ہیں وہ تو آتھورائز سگنیٹری تھیں، یعنی دستخط کرنے کا اختیار ان کو حاصل تھا. تمام وہ جو باتیں ہیں جو لا فرم کے ذریعے انہوں نے کرنی تھی ان کمپنیز کی، اگر آپ تمام دستاویزات پر دستخط کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے آپ بھول گئے؟ تو میرے خیال میں تو میاں صاحب کے سیاسی کریئر کو تو پتہ نہیں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو کیس ہوا ہے پیناما کا اور جو مریم صدر کا جو سٹیٹمنٹ سارا پاکستان سن چکا ہے، اور ان کے اس سٹیٹمنٹ کو ان کے والد صاحب کی ٹیسٹیمنی نے، ان کے بھائیوں کی ٹیسٹیمنی نے جھٹلا دیا، اور اب وہ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ جو میں نے کہا تھا وہ سچ نہیں تھا. میرے خیال میں ان کا سیاسی کریئر تو اب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. مریم نواز پر آف شور کاروبار کی ملکیت کا الزام ان کی ابتدائی سیاسی زندگی پر ایک بدنما داغ کے مترادف ہے.
ऑफशोर कारोबार के ये दाग धोए बगैर मरियम नवाज के लिए अमली सियासत कांटों की सेध साबित होगी। पनामा केस मुकदमे का अंजाम क्या होगा? कहीं बकौल मरियम के वकील शाहिद हामिद गुड़िया की एडवांस डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि कबल अज वक्त नाअहली तो मकसूद नहीं। उस दिन से खौफ खाओ जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा।